आपने शायद ही किसी ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा जहां आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। जी हाँ, ये हुआ है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम में। और एक दो नहीं, 100 नहीं, 15,000 एप्लीकेंट्स का आंसर बुकलेट कैंसिल कर दिया गया है। और वजह भी हैरान करने वाली है। एक्चुअली इस एग्ज़ाम में मल्टीपल लेवल पर धांधली हुई है, सबकी बात करेंगे। शुरू करते हैं। 2022 में वैकेंसी आती है और फॉर्म का दाम रखा जाता है 800 रुपये। सोचिए, बिहार जैसे गरीब राज्य में एक क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने का 800 रुपये रखा जाता है। खैर, 2022 से लगभग 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा जब बीत जाता है तो उन्हें इन लोगों को याद आता है कि एग्ज़ाम भी लेना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये लोग 2 साल से ज़्यादा वक्त लगाते हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन इस बीच एक और खेला होता है। लाखों स्टूडेंट्स का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। मल्टीपल रीजंस दिए जाते हैं, जैसे कि पेमेंट नॉट डन, फॉर्म नॉट कंप्लीट। जबकि कई स्टूडेंट्स ये दावा करते हैं कि उन्होंने फॉर्म को पूरी तरह कंप्लीट करा था या उन्होंने पूरा पेमेंट किया था। लेकिन ऐसा कोई चैनल नहीं रखा जाता है जिससे उनके ग्रीवेंस को सुना जा सके। कोर्ट की कोई जवाबदेही नहीं है और वो जो 800 रुपये उन्होंने पे किया वो भी वापस नहीं होते हैं। ये बात सोचने लायक है कि कई ऐसे हज़ार स्टूडेंट्स होंगे, बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिन्होंने कर्ज लेकर 800 रुपये इकट्ठा किया होगा कोर्ट में क्लर्क के लिए अप्लाई करने के लिए। एक झटके में आपने ना सिर्फ केवल उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया है, बल्कि 800 रुपये की उनसे वसूली भी कर ली है। खैर, किसी तरह प्रीलिम्स एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को होता है और 2 साल के बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये इस एग्ज़ाम साइकिल का पहला एग्ज़ाम है और एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के पूरे 2 साल के बाद ये लिया जा रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो भूल ही जाते हैं कि उन्होंने सिविल कोर्ट में अप्लाई भी कभी करा था। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है और एस्पिरेंट्स मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो फिर उस मेंस एग्ज़ाम के मात्र 15 दिन पहले ही एक फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें 686 सीट्स को घटा दिया जाता है। मेंस का डेट था 18 मई 2025 और 3 मई को ये नोटिफिकेशन आता है कि इतनी सीट्स घट गई हैं। 686 मतलब ऑलमोस्ट 30% सीट्स को एग्ज़ाम साइकिल के बीच में ही घटा दिया जाता है, जो कि अमूमन होता नहीं है। फिर भी स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को इग्नोर करते हैं। और वैसे भी कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी चरण में सीट्स को बढ़ा या घटा सकता है। मेंस एग्ज़ाम होता है मई में और प्रश्नों का उत्तर जो स्तर है वो भी अच्छा रहता है। 2 घंटे ये में कंप्लीट करना थोड़ा चैलेंजिंग था। ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो होता है मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में। जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें जो मेंशन होता है कि 15,084 कैंडिडेट्स, 15084 कैंडिडेट्स, उनका जो आंसर बुकलेट है वही कैंसिल कर दिया गया है। वजह बताई जाती है कि आंसर बुकलेट्स वर कैंसल्ड एज सम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वर फाउंड इन द रिस्पेक्टिव आंसर बुकलेट विच इज़ इन एब्सोल्यूट कंट्रावेंशन टू द इंस्ट्रक्शन नंबर 5। अब जब उसी नोटिस में हम इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम देते वक्त आंसर बुकलेट में था, उसमें ये लिखा है कि देखिए, ये बहुत ही जनरल और वेग से इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट मस्ट यूज़ ब्लैक एंड ब्लू इंक ओनली फॉर राइटिंग आंसर। फिर इफ़ एनी रोल नंबर और नेम और एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अपीयर्स और इंक ऑफ एनी अदर कलर एक्सेप्ट ब्लैक ब्लू इज़ यूज, तो फिर वो आंसर बुकलेट को उनका कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, उस तरह का कोई वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही जनरल नेचर का है और ज़्यादातर जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये इंस्ट्रक्शन होता है, बीपीएससी में भी होता है। और अगर कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स निकाल कर मेन्स दे रहा है तो यूजुअली दैट कैंडिडेट इज़ वाइज इनफ कि वो अपना रोल नंबर, नेम या कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आंसर बुकलेट पर नहीं लिखेगा। और कोई क्यों ही लिखेगा? कोई क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? कोई क्यों अपना वर्षों का जो मेहनत है, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, वाई विल समवन वेस्ट इट जस्ट बिकॉज ऑफ ए माइनर मिस्टेक? कोई क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा? और अगर अनजाने में किसी लेटर या पत्र लिखते समय गलती से या फिर जल्दबाजी में किसी ने खुद का नाम या पता लिखा है, तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म हो गया कि उसका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की गलती 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने की होगी? 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, अगर ये 200-300 का
रिजेक्टेड लिस्ट निकालते तो कोई बात भी होती। तो मैक्सिमम 40,000 कैंडिडेट्स ने मेंस एग्ज़ाम लिखा होगा। इसका मतलब ये कि सिविल कोर्ट कह रही है कि जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम लिखा है लगभग 40% यानी कि 40% कैंडिडेट्स ने अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसमें डाल दिया। इतनी बड़ी गलती इतने बड़े तादाद में लोगों ने की है। इतनी बड़ी संख्या करने वाले क्या मेंस एग्ज़ाम के लायक भी हैं? मतलब वो एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी क्रीम कैंडिडेट्स एंड दे आर सेइंग कि इतने बड़े संख्या में उन्होंने ये गलती की है। आपने बस एक वेग सा फिल्टर लगाकर 15,000 कैंडिडेट्स को एक ही झटके में बिल्कुल साफ कर दिया है, कंपटीशन भी ख़त्म कर दिया और अब तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। मतलब ये सब किसको शामिल करने के लिए किया गया है? इतना बड़ा स्कैम हुआ है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। खुद सिविल कोर्ट के रीडर में ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी किसी का भी कैंसिल नहीं किया गया था। और ये कैंसिल करना इस तरह के रीजंस में कोई तुक भी नहीं बनता है। सबसे सरप्राइजिंग बात या फिर कहें कि नॉट सो सरप्राइजिंग बात यह है कि जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट के बहुत हितैषी बनते हैं, वो लोग इस बारे में ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठाया। उन्होंने रिजेक्टेड बच्चों के लिए, उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे जस्ट पेड अ लिप सर्विस की 2 लाइन में बोल कर निकल के कि ये गलत हुआ है, बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। भाई हमको तो इंटरव्यू कोर्स बेचना है। कुछ स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक जस्टिस की उम्मीद रखना, न्याय की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी ही लग रही है। क्योंकि पहली बात तो सिविल कोर्ट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है वो हाई कोर्ट के अप्रूवल के या फिर उसके मुहर के बाद ही जारी किया जाता है, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि हाई कोर्ट इस एग्ज़ाम के ज्वाइनिंग प्रोसेस को होल्ड पर डालेगा, क्योंकि इट वोंट गो अगेंस्ट इट्स ओन डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कोर्ट्स वर द लास्ट बैस्टियन ऑफ जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी, और आज कोर्ट्स ही सबसे ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट और आर्बिट्ररी जो है वो कोर्ट्स ही हो गए। हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस मामले जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम है, ये सब है, लेकिन इस मामले में रिक्रूटमेंट मामले में कोर्ट भी बहुत ज़्यादा करप्ट और नॉन ट्रांसपेरेंट हो गए। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलना पड़ेगा। आपके लाख में मेहनत के बावजूद कोई इलॉजिकल या नॉन सेंसिकल सा रीज़न देकर आपको एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज में अचानक से डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और इन लोगों को वो लोगों को अंदर करना होता है जिन्होंने 20 लाख 30 लाख 40 देकर सीट का सेटिंग किया है, या फिर जिनका रेफरेंस है। तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या फिर आशावादी होकर आप एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर नहीं करें। अपने आप को एक बैकअप में कुछ ना कुछ करें। एक्चुअली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को हमेशा प्लान बी ही लेकर चलना चाहिए, प्लान ए लेकर नहीं। पैसे, एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहें। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को साइड में लेकर चलें, प्लान बी लेकर चलें। थैंक यू।